नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आपका पुनः स्वागत है बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के YouTube चैनल पर। और आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह है भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व। जो नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है वो सबसे पहले स्पेन के संविधान में किया गया, अर्थात स्पेन में सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व लिखे गए। 1937 में नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान में किया गया। और जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया। यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में नीति निर्देशक तत्वों की विकास यात्रा को देखें तो सबसे पहले 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसमें नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना थी। इसके पश्चात BN राव ने जो अपना संवैधानिक मसौदा संविधान सभा के सामने रखा उसमें भी व्यक्तिगत अधिकारों को दो भागों में बांटा गया। एक तो थे न्यायोचित जिन्हें मूल अधिकार कहा गया, एक थे गैर न्यायोचित जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहा गया। इस सिफारिश को मानते हुए प्रारूप समिति ने मूल अधिकारों को इसी कारण भाग 3 में स्थान दिया और चूंकि नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है इसलिए उनको संविधान के भाग 4 में स्थान दिया। जब संविधान सभा पर चर्चा हो रही थी नीति निर्देशक तत्वों पर तो मूल अधिकारों की जो उप समिति थी जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, उन्होंने ही नीति निर्देशक तत्वों पर विचार विमर्श किया। क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण के लिए संविधान सभा में कोई अलग से समिति नहीं बनी थी, इसलिए जो मूल अधिकारों की जो उप समिति थी उन्होंने ही नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में स्थान देने पर विचार किया और उन्हें शामिल किया। अब हम भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है और इनका जो प्रावधान है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में है। यदि हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो वो भाग 3 में है और उनका जो प्रावधान है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। तो जो मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का तात्पर्य क्या है? यदि व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम इसके लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन यदि शासन या सरकार नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना करती है तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। इसीलिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये अवाद योग्य हैं। हम इनका हनन होने पर न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में शासन से ये अपेक्षा की गई है कि जब भी वो कानून का निर्माण करेगा, जब भी वो नीतियां बनाएगा, तब इन नीति निर्देशक तत्वों को उनमें उचित स्थान प्रदान करेगा। यदि हम मूल अधिकारों की बात करें तो वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वो व्यक्ति को राज्य से सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मूल अधिकारों को नकारात्मक कहा जाता है क्योंकि वो व्यक्ति को राज्य से सुरक्षा प्रदान करते हैं, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं सकारात्मक हैं, व्यक्तियों के कल्याण के लिए हैं, उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी कारण अंबेडकर साहब ने भी नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अब हम इनके अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद जो 36 जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित पहला अनुच्छेद है उसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। हम अनुच्छेद जब मूल अधिकारों की बात कर रहे थे वहां भी जो पहला आर्टिकल जो शुरू होता है अनुच्छेद 12 उसमें भी राज्य की परिभाषा बताई गई है। इसी प्रकार जहां नीति निर्देशक तत्व शुरू हो रहे हैं उनमें अनुच्छेद 36 में भी नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा बताई गई है। चाहे मूल अधिकार हो चाहे वो नीति निर्देशक तत्व हो, सबसे पहले राज्य की परिभाषा क्यों बताई गई है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। क्योंकि मूल अधिकार भी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं, किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध।
तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि राज्य में कौन कौन आता है, राज्य की परिधि में कौन कौन सी संस्थाएं, प्राधिकरण आते हैं जिनके विरुद्ध व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा बताई गई है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो लागू करेंगे उनके लिए भी जरूरी है कि उस राज्य की परिभाषा में वो कौन कौन सी संस्थाएं, प्राधिकरण, संगठन आएंगे। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं, अर्थात जो शासन है वो यदि नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना करता है तो हम इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। जबकि मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य होते हैं, मूल अधिकारों का हनन होने पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में ये फर्क है। लेकिन इसमें अनुच्छेद में ये कहा भी गया है, यद्यपि नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं, फिर भी जो राज्य है, जो राज्य की संस्थाएं हैं, वो अपनी नीतियां बनाते समय, अपने कानून का निर्माण करते समय नीति निर्देशक तत्वों को उचित स्थान देगा। नीति निर्देशक तत्वों की भावना के अनुरूप वो कानून का निर्माण करेगा। तो राज्य का एक कर्तव्य है कि वो नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग विधि निर्माण के लिए करे। ये इसे अनुच्छेद 37 में बताया गया है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, सामाजिक क्रांति से जुड़ा हुआ, जो दस्तावेज से जो जुड़ा हुआ अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 38। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि जो राज्य है उसका जो मूल उद्देश्य लोक कल्याण को बढ़ावा देना है। तो राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, उसकी अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा, ऐसा राज्य को ऐसा स्वरूप प्रदान करेगा जिसमें जो राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है और आर्थिक न्याय है वो देश की सभी संस्थानों को प्रेरित करेगा। अर्थात जब कोई भी संस्थान जब अपनी नीति बनाएगा, कोई भी संगठन अपनी नीति बनाएगा, योजना को मूर्त रूप देगा, उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 38। इसे सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है, मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। 39 पर बढ़ने से पहले हम 38(2) पर और चर्चा कर लेते हैं। 38(2) एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें कहा गया है कि राज्य आय की असमानता को रोकने का प्रयास करेगा। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, पहले नहीं था। जब भारत का संविधान का जब निर्माण हुआ उस समय 38(2) का प्रावधान नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 38(2) में स्थान दिया गया और उसमें कहा गया है कि राज्य आय की असमानता को कम करने का और जो विभिन्न व्यवसायों के मध्य जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके मध्य प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की और जो अवसर की जो असमानता है उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा, आय की असमानता को रोकेगा। 38(2) बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं उनमें ये आर्टिकल जो 38(2) है कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है, इस दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। अनुच्छेद 39 अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि इसमें जो 39(b) और (c) हैं उन आर्टिकल्स को मूल अधिकारों के ऊपर भी वरीयता प्रदान की गई है। तो ये 39(b) और (c) ये जो दो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको मूल अधिकारों के ऊपर वरीयता प्रदान है। इस दृष्टि से अनुच्छेद 39 हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 39 में यह कहा गया है कि राज्य सभी को कमाने के, आजीविका के समान अवसर मुहैया कराएगा, उन्हें प्रदान करेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को कमाने के समान अवसर, आजीविका के पर्याप्त साधन जुटाएगा। अच्छा, अर्थात
राज्य एक ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें सभी को रोजी रोटी कमाने के समान अवसर उपलब्ध हो। इनमें जेंडर आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे वो कोई पुरुष हो। सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन जुटाना राज्य का कर्तव्य है। इसके कई सब आर्टिकल बने हुए हैं, जिसमें 39 हम बी की बात करते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूं। 39 बी और सी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको मूल अधिकारों के ऊपर भी ज्यादा वरीयता मिली हुई है। 39 बी में कहा गया है कि जो राज्य है वो अपने समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं उनका स्वामित्व, उनका नियंत्रण, उनका उपयोग वो इस तरीके से करेगा कि इसके द्वारा सामूहिक जो हित है, जो सबका हित है, वो उसकी सिद्धि हो सके, सबको लाभ हो सके, सबका फायदा हो सके। अर्थात जो राज्य है वो भौतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग करेगा कि सबका जो सामूहिक हित है उसकी प्राप्ति हो सके, सबका हित साध्य हो सके, सबको उसका उचित लाभ मिल सके। समुदायों के जो संसाधनों का उपयोग उचित तरीके से करना, सबके कल्याण को देखते हुए जो संसाधन है उनको प्रयोग में लेके आना। 39 बी। फिर हम बात करते हैं 39 सी की। राज्य प्रयास करेगा कि जो उत्पादन है, धन है, संसाधन है, उनका एक जगह अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे संसाधन है, जो हमारी पूंजी है, जो उत्पादन जो हमें प्राप्त हो रहा है, उनका एक जगह संकेंद्रण हो जाए। सारी पूंजी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के, कुछ जो गिने चुने लोगों हैं उनके लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। संसाधनों का आवंटन समुचित रूप से, सही तरीके से जन कल्याण को देखते हुए होना चाहिए। उनका संकेंद्रण वो किसी एक व्यक्ति, वर्ग या समुदाय के पास नहीं होना चाहिए। सबको उनका लाभ मिलना चाहिए। तो 39 बी और सी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 39 बी क्या कह रहा है कि राज्य संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करेगा कि सभी लोगों का हित सिद्ध हो सके, जन कल्याण को देखते हुए, सबके हित को देखते हुए, सामूहिक कल्याण को देखते हुए उनका उपयोग करेगा, सबको लाभ मिले। और 39 सी क्या कह रहा है कि जो संसाधन है उनका एक जगह अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। जो पूंजी है, जो संसाधन है, उनका लाभ कोई एक वर्ग विशेष या फिर कुछ गिने चुने लोग न लें। सभी को उसका फायदा, सभी को उसका लाभ प्राप्त होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं 39 डी की। राज्य एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगा कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य के बदले समान वेतन प्राप्त हो। इनमें जेंडर आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये जो अनुच्छेद 39 है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इससे संबंधित जो सब आर्टिकल हैं, 39 बी है, सी है, डी है, ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 39 डी है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये चीजें 39 बी और सी हैं। ऐसे कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको मूल अधिकारों के ऊपर वरीयता प्रदान की गई है। तो ये जो ऐसे बातें हैं या ऐसे जो फैक्ट हैं वो पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। फिर हम बात करते हैं 39 ई की। राज्य एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगा कि जो कर्मकार हैं, जो कार्य कर रहे हैं और जो बालक हैं, उनके स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो बालकों का स्वास्थ्य है उनका कोई दुरुपयोग नहीं हो, उन्हें उनकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। फिर हम बात करते हैं 39 एफ की बात करें। राज्य बालकों की सुकुमार अवस्था को बनाए रखेगा। उनका जो बालपन है वो सुरक्षित रहना चाहिए। उन बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में उनका स्वस्थ विकास होना चाहिए। उनका जो बालपन है उनका शोषण नहीं हो। उन्हें ऐसे गरिमामय जो वातावरण है उनमें उनका विकास होना चाहिए, उन्हें स्वस्थ वातावरण मिले। यह है 39 एफ। तो इस प्रकार अनुच्छेद जो 39 है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40 एक गांधीवादी अनुच्छेद है। गांधीवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद है।
बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, पेपरों में अक्सर पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। हमारे जो ग्राम स्वराज्य का जो स्वप्न है उसको साकार करने वाला ये अनुच्छेद है। इसमें साफ कहा गया है राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और राज्य उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में स्थापित करेगा, संगठित करेगा। अर्थात ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र में उन्हें शक्तियां प्रदान की जाएंगी कि वो स्वायत्त रूप से कार्य कर सकें, वो स्वयं डिसीजन ले सकें, अपने क्षेत्र का विकास वो स्वयं कर सकें, उन्हें इस तरह अधिकार और शक्तियां भी प्रदान की जाएंगी। तो जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। शेष अनुच्छेदों की जो चर्चा है, जो नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए हैं, उनकी विवेचना मैं मेरे अगले वीडियो में करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।